इसको आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन तो कम से कम जूलॉजी से रखा गया है, ये अच्छी बात है। हालांकि इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन भी कंसीडर कर सकते हैं। दीक्षा कह रही हैं कि सर आई वॉच्ड योर लेक्चर ऑन अच्छा, गेट माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपने लेक्चर देखा है, माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी पे भी लेक्चर लूँ मैं। ठीक है दीक्षा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं लेक्चर लूँ। थैंक यू, आपने मेरा लेक्चर देखा और अगर समझ में आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने लाइक भी किया होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं लेक्चर लूँ। अभी बहुत सारे बैचेस हैं तो उनको पढ़ाना पड़ता है, तो जैसे ही मुझे लाइव लेने का टाइम मिलेगा मैं ज़रूर लूँगा लेक्चर, ठीक है। और मैं ये टॉपिक याद रखूँगा, माइक्रोबियल इकोलॉजी और कीमोथेरेपी। चलो ठीक है। प्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो इसका आंसर चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूट्रोस्टोम इज डिपिक्टेड बाय, ड्यूट्रोस्टोम का कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या होता है? देखो बहुत सारे, देखो आंसर आ गया, मनीष यादव ने डी आंसर किया है। ऋषभ सर गुड मॉर्निंग। चलो, और तानिया सुल्ताना ने सी आंसर किया है। अच्छा, गुड मॉर्निंग स्वाति, वेरी गुड मॉर्निंग। और उमा भारती, बॉटनी बायोकेमिस्ट्री PYQ, अच्छा ठीक है, बॉटनी बायोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी चलो जूलॉजी डिस्कस करते हैं। जूलॉजी का आंसर दो जल्दी से। स्वाति शर्मा और रामू वर्मा ये डी आंसर कह रहे हैं। तानिया सुल्ताना का आंसर सी है, देखते हैं कि इसका आंसर सही है। आकांक्षा वेरी गुड मॉर्निंग। चलो अब इसका आंसर सुनो। देखो ड्यूटेरोस्टोम कहा गया है ना, ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम, आपने ये टर्म अगर सुना हो तो आपको याद होगा कि ड्यूटेरोस्टोम की यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि ब्लास्टोपोर क्या बनाता है? ब्लास्टोपोर बनाता है। ब्लास्टोपोर की ओपनिंग क्या बनाती है बताओ? एनस। जबकि प्रोटोस्टोम में जो ब्लास्टोपोर की ओपनिंग होती है वो माउथ बनती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूटेरोस्टोम का क्या है कि ब्लास्टोपोर की ओपनिंग माउथ नहीं बनाएगी, एनस बनाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ एनस फ्रॉम ब्लास्टोपोर, सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब ठीक है, देखो तानिया सुल्ताना का आंसर गड़बड़ हुआ था। अभी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। प्रोटोस्टोम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? प्रोटोस्टोम का कैरेक्टरिस्टिक है ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा? माउथ। पर ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम क्यों है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ओपनिंग होती है ब्लास्टोपोर की वो माउथ नहीं बनाती, वह एनएस बनाती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और आप देखोगे कि गेट जूलॉजी कोई ऐसा नहीं है कि जो स्पेसिफिकली जूलॉजी पढ़ता हो सिर्फ वही कर पाए, सब इसको कर पाएंगे। ये बहुत सा सिंपल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, इसको आप देखिएगा। श्वेता अस्थाना कह रही है माइक्रोबायोलॉजी भी कराइए सर। बिल्कुल श्वेता, माइक्रोबायोलॉजी भी कराएंगे। जैसे ही ये जूलॉजी हो जाएगा ना, आपको नेक्स्ट डे माइक्रोबायोलॉजी का भी पेपर मिलेगा। शेड्यूल्ड है, थंबनेल लगे हुए हैं, आप जाइए और देखिए प्लेलिस्ट में, वहां पर सारे जो टॉपिक वाइज हैं डिस्कशन वो शेड्यूल किए गए हैं। ठीक है, चलो अब इसका आंसर दो। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एवोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड एलेंटोइन इज अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एलेंटोइन और एमनियन कहां पर अपीयर हुआ एवोल्यूशन में? ऑब्वियसली रेप्टाइल्स में, क्योंकि एवोल्यूशनरी अगर आप ट्री देखोगे तो रेप्टाइल्स में ही सबसे, रेप्टाइल्स आए सबसे पहले। हालांकि आई तो सबसे पहले फिशेस थी एवोल्यूशन में, लेकिन फिशेस में एमनियन नहीं होता। एमनियन किसमें होता है? सबसे पहली बार कहां अपीयर हुआ? रेप्टाइल्स में। और इसके बाद फिर सभी के आगे की जो भी लीनियज है फिर सभी में देखने को मिला ये एमनियन और एलेंटोइन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा?
ए। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेवलपमेंट का क्वेश्चन भी आप मान सकते हो। अब देखो ये कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर सकता है, बिल्कुल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर सकता है सीरियसली। चलो इसको करो, देखो आंसर करिए आप। अ वुमन विथ ब्लड ग्रुप ए गेव अ बर्थ टू अ बेबी विथ ब्लड ग्रुप ए बी। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? इसका ब्लड ग्रुप है ए, और इसका जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। अब पूछा गया है कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखो कितने सिंपल से आंसर हैं, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले ज्योति यादव ने आंसर किया है, मनीष यादव, राधिका, महेश्वरी, रेणु वर्मा, आकांक्षा, कविता, सौरभ, रिया, रामू, अनुश्री। रामू वर्मा दो दो बार आंसर कर दे रहे हैं कि इनका कंसीडर जल्दी से कर लिया जाए। बिल्कुल सही है, एकदम सही है आपका आंसर। देखो क्या होगा, ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? जीनोटाइप डिसाइड करेंगे ना, फिनोटाइप क्या होगा। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो मदर के अंदर जीनोटाइप क्या रहे होंगे? या तो आई ए वाली फॉर्म रहे होंगे, ठीक है ना। ये ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज जो आरबीसी पर मॉडिफिकेशन करता है, उसके जो जीन है वो आई वाले कौन सा फॉर्म रहा होगा? या तो ये फॉर्म रहा होगा या तो आई ए फॉर्म रहा होगा। इसीलिए तो फिनोटाइप कैसा है या ब्लड ग्रुप कैसा है मदर का, इस तरीके का है। अब अगर फीटस या जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर किस तरीके के जीनोटाइप रहे होंगे? आई बी। यानी फादर का जो जीनोटाइप है डेफिनेटली या तो इस तरीके का होगा और या तो इस तरीके का होगा, सॉरी, या हो सकता है ऐसा भी हो। क्योंकि ये चांस है हमेशा। देखो अगर मान लो ब्लड ग्रुप जीनोटाइप ये रहा तो ब्लड ग्रुप इसका क्या होगा? बी। और अगर जीनोटाइप ये रहा तो ब्लड ग्रुप इसका क्या होगा? फादर का ए बी। ठीक है, तो फादर का ब्लड ग्रुप या तो बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है। तभी तो फर्टिलाइजेशन में जो गैमीट थे वो शायद ये वाले पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या इधर से हो सकता है ये वाले पार्टिसिपेट किए होंगे, या हो सकता है ये वाले पार्टिसिपेट किए होंगे और मदर से ये वाला पार्टिसिपेट किया होगा। इसलिए ब्लड ग्रुप क्या बन गया? ए बी। ठीक है, सुमन गुड मॉर्निंग, मनीषा, आशुतोष, इतना लेट कर दिया आपने, चलो जल्दी से आंसर करो नेक्स्ट वाले का। तो देखो ये कितना इजी था, इजी था कि नहीं था? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और गेट जूलॉजी तो मुझे लगता है बहुत इजी होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आप सोचो इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? राजकुमारी शर्मा गुड मॉर्निंग। चलो अब देखो इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? लिखा है एन एंजाइम अमाइलेज कैन ब्रेक अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऑब्वियसली अमाइलेज यही तो ब्रेक करता है बिटवीन ग्लूकोज मोनोमर्स। एंड अमाइलेज कैन डाइजेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या डाइजेस्ट करता है एमाइलेज? स्टार्च, है ना। तो एमाइलेज क्या स्टार्च करता है? सॉरी, क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च डाइजेस्ट करता है। यहां पर देख लो, स्टार्च में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ये भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लेकिन जो ब्रांचिंग होती है इस ब्रांचिंग वाली स्टेप पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है। तो इसको ब्रेक करने का काम सलाइवरी या पैनक्रियाटिक अमाइलेज करता है। सही आंसर होगा इसका स्टार्च। इजी है, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या आपके लिए? जो आप एमएससी कर चुके हो, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता।
राजकुमारी, अच्छा, ओके, थैंक यू। चलो, तो आप जानते हो ना स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टार्च ग्लूकोज मोनोमर लीनियरली तो जुड़े हुए ही होते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है, इसलिए इसको और ज्यादा कैसे जोड़ें, ब्रांचिंग कर दी जाती है। और जो ब्रांचिंग होती है वो कौन सी होती है? उसमें बॉन्ड कौन से होते हैं? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाले। तो इन्हीं को डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? अमाइलेज। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आसान सा है और आगे बढ़ते हैं। एक और इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है? द मेटाबॉलिक पाथवे विच इज कॉमन टू बोथ फर्मेंटेशन एंड सेलुलर रेस्पायरेशन। जो दोनों में कॉमन है, किसमें? फर्मेंटेशन में भी और सेलुलर रेस्पायरेशन में, यानी बिना इसके ये दोनों ही नहीं होंगे। क्या होगा? देखो, चाहे फर्मेंटेशन चलना हो, फर्मेंटेशन, तो भी उसके लिए प्रोडक्ट लगेगा। पायरुविक एसिड आगे चल करके फर्मेंटेशन वाले पाथवे में एंटर करेगा बिना ऑक्सीजन के, तो प्रोडक्ट बन सकता है लैक्टिक एसिड या इथेनॉल। ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट यही होता है। और अगर रेस्पायरेशन करना होगा, आगे टीसीए चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी, तो भी क्या होगा? पायरुविक एसिड लगेगा। और पायरुविक एसिड के बनने की प्रोसेस क्या है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के बनने की प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट ही फाइनली एंटर करता है, चाहे फर्मेंटेशन हो उसमें या फिर रेस्पायरेशन हो उसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। भले ही आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन ध्यान रहे ये सब 12th लेवल के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप, अब देखो मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप बिल्कुल भी डरे नहीं लाइफ साइंस के जूलॉजी वाले पोर्शन से। अभी तक आपको इसमें कोई लग रहा है क्या कि इसमें टिपिकल जूलॉजी वाला क्वेश्चन आया है, कोई क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ ना। और आप देखोगे मैं पूरा पेपर डिस्कस भी कर दूंगा, आगे भी आपको नहीं मिलेगा कोई ऐसा। सारे इजी, बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिए। अ फीमेल स्पॉटेड सैंड पाइपर। सैंड पाइपर अगर आपको पता हो तो एक बर्ड होती है। ठीक है, अ फीमेल स्पॉटेड सैंड पाइपर कॉर्ड्स मेल्स मेल्स लिखा हुआ है रिपीटेडली। इट कॉर्ड्स मेल्स रिपीटेडली। अब यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द टर्म। इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर करिए इसका। दीक्षा ने इसका आंसर सी दिया है, ज्योति ए आंसर कर रही हैं, विषय नारायण बी आंसर कर रहे हैं, ओके, सौम्या डी भी कर रही हैं। देखो, अब यानी अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत आने लग गए। ठीक है, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग आंसर कर रहे हैं। कविता सी आंसर कर रही हैं, सुप्रिया ए आंसर कर रही हैं, आकांक्षा डी आंसर कर रही हैं, ए बी सी डी सारे आंसर आप लोग कर रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए आंसर। सबने आंसर कर लिया? रामू वर्मा ए आंसर कर रहे हैं, ओके ठीक है। सोमेन दास ए आंसर कर रहे हैं। रुक जाओ, रुको रुको, आप ऐसे ही आंसर करते रहोगे ए बी सी डी तो सारे आंसर हो जाएंगे। रुको मैं बताता हूं कि आंसर क्या होना चाहिए। आपको अगर याद हो तो देखो, इसमें मेल्स लिखा है, यानी कई सारे मेल हैं और एक फीमेल है, कई सारे मेल। जब कभी भी ऐसा बिहेवियर होता है तो उसको कहा जाता है पॉलीएंड्री। ठीक है, ये एवोल्यूशन के अंदर
या एनिमल बिहेवियर के अंदर इसको देखा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? व्हेन वन फीमेल एंड मेनी मेल्स, या वन फीमेल कोर्ट्स विथ मेनी मेल्स रिपीटेडली, दिस बिहेवियर इज टर्म्ड एज पॉलीएंड्री। और जब इसी का उल्टा होता, तो अगर फीमेल्स के नंबर ज्यादा होते और एक ही मेल मेटिंग करता, तो फिर उसको क्या कहते हैं? पॉलीगाइनी। ठीक है, तो पॉलीगाइनी अलग है, पॉलीएंड्री अलग है। ओके, मोनोगैमी में ऐसा नहीं होता। मोनोगैमी लिख रखा है यहाँ पे, गाइनी वो भी नहीं लिख रखा, ये तो गलत ही होगा। सेक्सुअल कैनाबलिज्म है ही नहीं, क्योंकि इसमें खाने की या मार डालने की कोई बात नहीं रखी गई है। पॉलीगाइनी पॉलीएंड्री में से क्या होगा? जब कई सारे मेल हैं तो ऐसा पॉलीएंड्री वाला बिहेवियर होगा। तो आंसर वुड बी ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज। ये सारी बातें कही गई हैं जो आप जानते हो। पूछा क्या गया है? क्वेश्चन है कि द फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम हैपेंस इनसाइड। कुल मिलाकर के कि प्लाज्मोडियम के फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मोडियम का फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल साइकिल कहां पर होती है। आंसर क्या होगा? आंसर सबका लगभग सही आ रहा है। आशुतोष, भास्कर, साइलेंट स्टडी, संतोष, सौम्या, श्वेता। ठीक है, साइलेंट स्टडी ने देखो इतनी बार सी 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 कहा है, सही बात है, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन की बात, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पार्ट में बटी हुई है इसकी साइकिल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कहां पर होगा? ह्यूमन के अंदर। और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर कंप्लीट होगा? जहां फ्यूजन होगा बेसिकली गैमेट का, फर्टिलाइजेशन होगा, वो कहां पर होगा? ये मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनाफिलीज के अंदर, उसके मिडगट में। हेलो नेहा, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर, तो ये जो ये वाला क्वेश्चन था, आपको ये लग सकता है कि हाँ ये जूलॉजी का थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है, पर ये भी है नहीं, 12th लेवल का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी तक इसमें कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिले। चलो देखते हैं आगे क्या देखने को मिले हैं क्या। नेक्स्ट, अब इसमें कहा गया है एरोमेटेज इनहिबिटर की बात की गई है। हाँ, अब लग रहा होगा कि ये तो टिपिकल है, लेकिन आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना और आपको ये पता चलेगा कि यार टिपिकल जूलॉजी है क्या। आपको पता चलेगा नहीं, ये टिपिकल जूलॉजी तो ये भी नहीं है। क्वेश्चन है एरोमेटेज इनहिबिटर आर ऑफन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन टू ट्रीट एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट बिकॉज दीज क्लास ऑफ ड्रग। एरोमेटेज इनहिबिटर जो है वो मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि एरोमेटेज क्या करता है, ऐसा यहां पर देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में यह समझना है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर दो तरीके के हो सकते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर और एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, दो तरीके के हो सकते हैं। जहां पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर का काम हो या जहां पर ग्रोथ रेगुलेशन में एस्ट्रोजन काम कर रहा हो, एस्ट्रोजन की वजह से ग्रोथ रेगुलेट हो रही हो, ऐसा जो ब्रेस्ट कैंसर होगा वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होगा। पर जहां पर इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर में, अच्छा, कांट सी द साइकिल, ओके, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं गायब होता हूं, 1 मिनट आप देख लेना
और फिर मुझे बताना, अभी देख पाए? तो यहां पर बेसिकली क्या किया गया है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो पार्ट मैं बता देता हूं। यहां पर देखो एस्ट्रोजन, बेसिकली एस्ट्रोजन का कैसे प्रोडक्शन हो रहा है ये तो आपको पता ही है। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन को रेगुलेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रेगुलेट होता है। LH, FSH ओवरी के ऊपर आकर के काम करती है, एक्ट करती है, और जैसे इसके ऊपर एक्ट करती है तो यहां से फिर एस्ट्रोजन बनता है। एस्ट्रोजन कौन बनाता है ये अलग पार्ट है, ठीक है। किस ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं, उन फॉलिकुलर सेल्स में जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन अब यहां पर जो एरोमेटेज है, ये कई बार जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं या जो थीका सेल्स हैं उनके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन बनता है उसको वापस एस्ट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है, या टेस्टोस्टेरोन जो बनता है उस टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसा मत समझना कि फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन बनता है, पर उस टेस्टोस्टेरोन को वापस एस्ट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो लगातार एस्ट्रोजन में कन्वर्जन, फीमेल्स के अंदर एक एंजाइम होते हैं एरोमेटेज, जिसकी मदद से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एस्ट्रोजन या एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट किया जाता है। एस्ट्रोजन को ही क्या कह सकते हैं? एस्ट्राडियोल, ठीक है। अब अगर मान लो कोई कैंसर एस्ट्रोजन के रेगुलेशन की वजह से हो रहा है, कि एस्ट्रोजन ज्यादा ज्यादा काम कर रहा है, एस्ट्रोजन बहुत सारे ऐसे जीन को रेगुलेट कर रहा है जो ग्रोथ प्रमोशन में काम करते हैं, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एस्ट्रोजन ज्यादा बने ही ना। और एस्ट्रोजन अगर ज्यादा नहीं बनाना है तो फिर क्या करें? एरोमेटेज इनहिबिटर दे दे, कि अब एस्ट्राडियोल में कन्वर्जन हो ही ना पाए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एरोमेटेज क्या करेगा? एस्ट्राडियोल कन्वर्जन नहीं करा पाएगा, सो रिड्यूस द एस्ट्राडियोल बायोसिंथेसिस। एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा ही नहीं और उससे रेगुलेटेड सारी ग्रोथ नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, तो देखो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सी को आंसर आप सही तब कर सकते थे जब यहां पर टेस्टोस्टेरोन 2 डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं, यहां पर टेस्टोस्टेरोन 2 एस्ट्राडियोल होता, तब यह आंसर सही हो सकता था। लेकिन यहां पर टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में थोड़ी ना कन्वर्ट करता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप इसको अगर आंसर नहीं दे पाए इसका, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। साइंस अगर आप पढ़ रहे हो, MSc आपने किया है, तो आपको इसका आंसर तो बनना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो कितना इजी है, हम बचपन से पढ़ते हैं। सुहास थैंक यू। क्लियर दिख नहीं रहा है? कैसे नहीं दिख रहा है? सुमन दास पूछ रहे हैं कि एस्ट्राडियोल का फंक्शन क्या होता है, वो बता दे। सुमन, एस्ट्राडियोल का फंक्शन वही होता है जो एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो सारे आंसर आने लग गए। सुमन, सौम्या, हिमांशी, आशुतोष, स्वाति, श्वेता, ज्योति, सुमन, आकांक्षा, दीपशिखा, नेहा, संजू, कविता, सुप्रिया, सबने आंसर दिया और सबने सही आंसर दिया, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं। काइनेज अगर कुछ करता है तो वो क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करता है। और फॉस्फोराइलेशन किस तरीके का मॉडिफिकेशन है? कोवैलेंट मॉडिफिकेशन है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन, है ना, यही इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। चलो सबके आंसर सही हो गए। तो आप समझ सकते हो जूलॉजी के अंदर इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे ये पूछ लेंगे कि काइनेज क्या करता है, किस तरीके का मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या बात सही नहीं है? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो और फिर उसके बाद मैं रेक्टिफाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। साइलेंट स्टडी ने डी आंसर दिया, विश्वरूप महतो ने भी डी आंसर दिया। माइक्रोबायोलॉजी ना देख के अब जूलॉजी के श्वेता ठीक है, आप माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम आप जूलॉजी का ही दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि एक बार देख लेना कि क्वेश्चन इजी है क्या। अगर इजी है तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हो, वैसे आप पढ़ करके जाते हो। अगर आप स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो तब तो आपको वही देना चाहिए, आपको रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। अगर स्पेसिफिकली आप उसी सब्जेक्ट को, उसी सिलेबस को, उसी से तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप एक कॉमन, मतलब आपने एमएससी की, आप स्पेसिफिकली किसी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको ये लगता है कि बस मेरा गेट निकल जाए, तो आप उस पार्ट पर फोकस करो जो इजी हो। ये क्वालिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप देखो कि आप में किस सेक्शन में आपके आंसर फटाफट बन जाएंगे। तो इसका देखो आंसर क्या है, सबने बताया। ज्योति बी कह रही हैं और दीपान्विता भी, अच्छा दीपान्विता डी कह रही हैं, सभी डी कह रहे हैं। संजू शर्मा ने बी कहा है। देखो 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी ने आंसर, सुहास पवार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। डी स्टेटमेंट देखो, द टर्म्स हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन refer to the repressed region of chromosome, sorry, heterochromatin and euchromatin refers to active and repressed region respectively। ये तो बात गलत कह दी इन्होंने। ये कह रहे हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन एक्टिव रीजन है और यूक्रोमेटिन रिप्रेस्ड रीजन है। ये बात कितनी गलत है। अगर ऐसे ही ये क्वेश्चन बनाते रहे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था और उसका बहुत इजी सा आंसर था। हेटेरोक्रोमेटिन तो रिप्रेस्ड रीजन होता है जबकि यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है। इसमें उल्टा बता रखा है, तो डी स्टेटमेंट गलत है। और यही तो पूछा गया था कि क्या सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही आंसर है। ठीक है ना? हाँ नेहा बिल्कुल सही बात है, उल्टा होगा। तो आंसर क्या है आपका? डी। जो गलत है वही सही है, यानी वही आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो, जिससे आप सब डरते हो, है ना? डरते हो किससे? न्यूमेरिकल से। और देखो जरा किस तरीके के न्यूमेरिकल आए हैं, और आपको पता चल जाएगा कि ये इससे डरने की जरूरत है क्या। विश्वरूप महतो ने तुरंत आंसर दे दिया। विश्वरूप आप आंसर की तो देख करके नहीं बैठे हो। देखो, अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज फाउंड टू हैव कितना? 16 क्रोमोसोम। और 16 क्रोमोसोम कितना बता रहा है? 2n इज इक्वल टू 16। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप क्या होता है पता है? चलो मुझे आंसर करो, लिंकेज ग्रुप क्या होता है? सब बहुत तेजी से, हाँ वही तो मुझे भी लग रहा है। सबने आंसर दिया 8 8, सब तुरंत फटाफट आंसर कर रहे हैं 8। चलो मुझे आंसर दो। हाँ विश्वरूप, मुझे पता है कि आंसर बहुत सिंपल है, मुझे पता है, बिल्कुल पता है मुझे। और आपने सही आंसर दिया है, ऐसा नहीं है। बस मैं चेक कर रहा हूं कंसेप्ट, बाकी लोग भी बताएं मुझे कि चलो बताओ लिंकेज ग्रुप क्या होता है। जल्दी से आप मुझे बताओ लिंकेज ग्रुप क्या होता है। बिल्कुल सही है, राजेंद्र राजपुरोहित कह रहे हैं इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यस, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड सेट, ये डिप्लॉइड लिखा है 2n इज इक्वल टू 16, तो इसका हैप्लॉइड सेट क्या होगा? 8। तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 8 ऑब्वियसली। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो 2n इज इक्वल टू 16 लिखा था, तो हैप्लॉइड सेट कितना हो जाएगा? 8। यही लिंकेज ग्रुप है, यही आंसर है, तो आंसर वुड बी 8। सुहास पवार कह रहे हैं स्टोन मॉडिफिकेशन पर लेक्चर दीजिए।
बिल्कुल सुहास, अभी मेरा कोई लेक्चर आने वाला है, एक मैं देख रहा था कोई शेड्यूल किया गया है जिसमें मैं क्रोमेटिन के रीमॉडलिंग और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये इजी है कि नहीं? ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, और आप बताओ क्या ये जूलॉजी का लग रहा है क्वेश्चन? इसकी शक्ल सूरत जूलॉजी जैसी तो नहीं लग रही है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन लग रहा है। In Meselson-Stahl experiment, E. coli grown in medium containing N15 हैवी आइसोटोप जो नाइट्रोजन का है, उसके अंदर E. coli को ग्रो किया जा रहा था। अब 24 आवर के बाद E. coli को ट्रांसफर किया गया उस मीडियम में जिसके अंदर N14 था, लाइट वाला आइसोटोप था। अब इसके फोर्थ जनरेशन के बाद लाइट में ग्रो करा रहे हैं, और लाइट में ग्रो कराने के फोर्थ जनरेशन बाद क्या होगा रेशियो किसके किसके बीच? हैवी और लाइट के बीच, और लाइट लाइट लेबल्ड डीएनए के बीच। इनका रेशियो क्या होगा? सूरज कह रहे हैं सर आपकी क्लास कितने बजे से चलती है? सूरज, मैं लाइव अभी जैसे आया हूं ना, जैसे बाकी जो टीचर्स होते हैं उनके शेड्यूल होते हैं लेक्चर, उसी तरीके मेरे भी होते हैं। अभी मेरी कोई क्लास ऐसे सच लाइव नहीं जा रही है, तो जब जब लाइव आती है तो नोटिफिकेशन आ जाते हैं, आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, आप आराम से देख लेना। फिर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे हैं सुमन, कैसे क्लियर नहीं दिख रहे हैं? मैं कोशिश करता हूं कि क्लियर आपको दिखे। यहां पे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मैं लिख करके आपको बताता हूं। पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि ई कोलाई को ग्रो कराया है N15 मीडियम के ऊपर, और N15 मीडियम के ऊपर ग्रो कराने के बाद 24 आवर के बाद इसको ट्रांसफर किया गया ई कोलाई को N14 मीडियम में, और N14 के फिर 4 जनरेशन के बाद पूछा गया है 1 2 3 4 जनरेशन के बाद। आपको पता ही है कि लाइट हैवी चेन वाले डीएनए, और चेन नहीं, लाइट हैवी स्ट्रैंड वाले डीएनए और लाइट लाइट के कॉम्बिनेशन वाले डीएनए, इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ इसका रेशियो क्या होगा? और वेरी गुड मॉर्निंग। देखो आंसर आ रहे हैं, आंसर किरण कुमावत ने बताया है 2:14, दैट मीन 1:7। विश्वरूप ने बताया 1:8। ओके, सौम्या खान 4:2, 1:16। चलो अहमद, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से आंसर करिए इसका। रेशियो पूछा गया है तो आपको बताना है रेशियो क्या होगा। मेसेल्सन-स्टाइल का एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है आपको? अगर नहीं याद आ रहा हो तो चलो मैं एक्सपेरिमेंट पूरा करके दिखाता हूं। 1:7, खूब सारे आंसर आ रहे हैं। अहमद 27 कैसे आंसर आएगा? 27 आंसर नहीं आएगा। बिल्कुल सौमन, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और देखो आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। इस डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा, उसी क्वेश्चन के लिए ही ये डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें क्या कहा गया है? ई कोलाई को ग्रो कर रहे थे कौन से वाले मीडियम में? उस मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन का हैवी वाला आइसोटोप था। ठीक है, यानी अब ई कोलाई के अंदर जो डीएनए होंगे, उस डीएनए के अंदर दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो हैवी आइसोटोप वाले होंगे। अब अगर सीजियम क्लोराइड पर उनको अगर आप सेपरेट करते हो तो वो हैवी आइसोटोप जहां पर आते हैं वहां पर नीचे की तरफ सेटल डाउन होंगे। चलो 24 आवर के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया गया किसमें? 24 आवर के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया गया है N14 वाले मीडियम में, लाइट वाले मीडियम में। और उसके बाद
अब कहा गया है कि N14 में ट्रांसफर करने के 4 जनरेशन के बाद जो चौथी जनरेशन वाला इकोलाई होगा, उनके डीएनए के अंदर हैवी लाइट और लाइट लाइट डीएनए का कॉम्बिनेशन क्या होगा उन पॉपुलेशन में। तो देखो, पहली जनरेशन में क्या था, जब इसको ट्रांसफर किया गया था, ये N15 वाले मीडियम में ग्रो कर रहे थे, दोनों कैसे थे, हैवी हैवी थे। उसके बाद इसको ट्रांसफर किया गया N14 में। अब N14 के चौथी जनरेशन की कहानी ये पूछ रहा है। पहले हम फर्स्ट जनरेशन की कहानी तो देख लें। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ होगा, N14 में ट्रांसफर करने के बाद जैसे ही N14 में ट्रांसफर किया तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, अब उसको देखो। हम जानते हैं कि डीएनए का मोड ऑफ रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से उसका जब रेप्लिकेशन होगा तो सेमी कंजर्वेटिव में यानी नेक्स्ट प्रोजेनी में एक तो पुरानी कॉपी रखी जाती है और दूसरी नई कॉपी सिंथेसाइज की जाती है। क्लियर, एक पुरानी कॉपी और दूसरी नई कॉपी। ऑब्वियसली हर स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा तो एक पुरानी कॉपी यानी N15 वाला ही डीएनए रहा और दूसरा नई कॉपी सिंथेसाइज की गई। तो जब नई कॉपी सिंथेसाइज की जा रही थी तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस वही वाले लगाए जाएंगे जो मीडियम में अवेलेबल होंगे, और मीडियम में नाइट्रोजनस बेसिस कौन से अवेलेबल हैं, N14 वाले। क्लियर। अब यहां पर एक स्ट्रैंड तो इसका हैवी वाला हो गया N15 वाला और दूसरा कैसा हो गया, लाइट वाला हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन किस पर ग्रो हो रही है, उसी N14 पर ही ग्रो हो रही है। वापस से इसका रेप्लिकेशन होगा तो हाँ, एक स्ट्रैंड से वापस इस तरह सेमी कंजर्वेटिव मोड रेप्लिकेशन का होगा तो इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा आपको। वापस से एक हैवी रहेगा क्योंकि पुराना पेरेंट से आया होगा और एक नया सिंथेसाइज होगा। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आपको देखो कितना रेशियो मिल रहा है, सेकेंड जनरेशन में आपको 2 तो मिल रहे हैं हैवी लाइट वाले और 2 मिल रहे हैं आपको लाइट लाइट और लाइट लाइट वाले। अगले थर्ड जनरेशन में कितना मिलेगा, सबको डबल कर लेना सबका। हैवी लाइट ये कितना मिल गया, अब मैं हैवी लाइट नहीं लिखूंगा, अब सीधे आपको दिखाई दे रहा है कलर से, ये 1 2। देखो जो पुराना वाला है डीएनए अभी तक कंजर्व होता चला आ रहा है, एक कॉपी उसकी कंजर्व है। ठीक है ना। तो अहमद चौधरी पूछ रहे हैं इज दिस कॉलेज, ये कॉलेज नहीं है, ये इंस्टीट्यूट है अहमद, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हम लाइफ साइंस की कोचिंग देते हैं लाइफ साइंस के लिए, और यहाँ पर CSIR नेट, गेट, सेट, IIT जैम और जितने भी एग्ज़ाम हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड उन सब की प्रिपरेशन हो। ठीक है। चलो हम कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करते, हम इसको पढ़ते चलते हैं। तो अगले थर्ड जनरेशन में क्या होगा, थर्ड जनरेशन में देखो कितने स्ट्रैंड मिलते जा रहे हैं, सबका रेप्लिकेशन करो और रेप्लिकेशन करने के बाद 4 से मिल जाएंगे कितने, 8। नेक्स्ट जनरेशन में कितने मिल जाएंगे, 8 से कितने हो जाएंगे टोटल 16। फोर्थ जनरेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने मिल रहे हैं, डीएनए डबल हेलिक्स 16। 16 में ये कॉम्बिनेशन तो वही पुराना वाला ही रहा क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मोड है। अब टोटल 16 के अंदर 2 तो कैसे हैं, टोटल नंबर हो गया 16। अब इस टोटल नंबर में 14 है लाइट वाला एंड 2 है किसका, कौन सा, हैवी लाइट वाला। 14:2 रेशियो आ रहा है और 14:2 रेशियो का मतलब अगर इसको सिंगल डिजिट में करो तो 1:7 कह सकते हैं। ऑब्वियसली 1:7 बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता, बिल्कुल कहा जा सकता है ना। 14:2 आ रहा है तो इसको क्या कह सकते हैं, चाहे 14:2 कहो
या पहले अगर इसको पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन में आप एक बार देख लो क्या पूछा गया है, इसका किसका रेशियो पूछा गया है हैवी लाइट और लाइट का। हैवी लाइट कितना था 2, लाइट कितना था 14। हम इसको ये कह सकते हैं 1:7 कहते हैं, गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, रेशियो बिल्कुल सही है, 1:7 कहेंगे तो भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो यहां पर इसका ये रेशियो ठीक है करेक्ट होगा, तो आंसर इज 1:7। एन के बजाय क्या लिख सकते हो, यहां पर लिखा जा सकता है 7। नेक्स्ट अब आंसर करते हैं। देखो ये इजी था कि नहीं, बहुत इजी था। नेक्स्ट, तो आपको जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, आपको जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप क्या करना है, आपको हमेशा ड्रॉ करके इसको बना लेना है। आप हमेशा इसको ड्रॉ करना, और जैसे ही ड्रॉ करोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इससे कितना भी क्यों ना डरते हो, लेकिन ये इजी बहुत है। ठीक है ना? सौम्या खान पूछ रही हैं कि 2:14 कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सौम्या, 2:14 हम कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पूछा है, यहां पर 1 लिख दिया है, तो अब आपको इसी प्रोपोर्शन में बताना पड़ेगा, है ना? अगर इन्होंने कुछ ना लिखा होता तो आपका 2:14 आंसर सही होता, पर 1 तो इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है, अब आपको अगला बताना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 7। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन डेटा प्रेजेंट इन एन आइलैंड इज एज फॉलोज। देखो पॉपुलेशन डेटा क्या लिख रखा है, पॉपुलेशन डेटा दे रखा है, सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, सबकी फ्रीक्वेंसी रखी है, और आपको बताया है कि यहां पर एक किसी पॉपुलेशन में जिसकी टोटल नंबर कितनी है 1000, उस टोटल पॉपुलेशन के अंदर कैपिटल ए जीनोटाइप कितने हैं 300, कैपिटल ए जीनोटाइप कितने हैं 500, स्मॉल ए जीनोटाइप कितने हैं 200। अब आपको यह बताना है कि फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए अलील की क्या होगी, आपको यह बताना है। ठीक है, कैपिटल ए अलील की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, तो चलो इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, कैसे इसको निकालोगे? एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इक्वेशन पे सीधे हार्डी विनबर्ग वाला तरीका अपना लो, या बहुत इसको सीधे सीधे भी कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी कैसे है, देखो आपको क्या बताया गया है कि पॉपुलेशन के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितना है 1000, यानी किसी पॉपुलेशन में 1000 लोग रह रहे हैं, और उन 1000 लोगों में से कैपिटल ए अलील वाले कितने हैं, उनका नंबर कितना है 300, कैपिटल ए वाले कितने हैं 500, स्मॉल ए वाले कितने हैं 200, और टोटल आपको बता दिया गया है कि टोटल नंबर है इनका 1000। अब पूछा किसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में है, पूछा है कि इस कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि 1000 लोगों में से कैपिटल ए वाले 300 हैं और कैपिटल ए वाले 500 हैं। अब इन 1000 में से कैपिटल ए जो प्योर एलील वाले 300 हैं, ये तो हम समझ गए, लेकिन कैपिटल ए वाली पॉपुलेशन 500 है। अब इस 500 में हम ये मान सकते हैं कि इन 500 लोगों में 50% क्या है कैपिटल ए और 50% क्या है स्मॉल ए। क्लियर?
50% क्या है? कैपिटल ए, और 50% क्या है? स्मॉल ए। तो अब देखो, यानी 500 के अंदर 50% यानी 250 क्या होगा? कैपिटल ए, और 250 क्या होगा? स्मॉल ए। यानी अगर आप इस पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टोटल नंबर जो कैपिटल ए का आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 300 प्लस 250, ये कितना आ जाएगा? 550। 550 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 450। स्मॉल ए कितना आ जाएगा? 450। यानी इतनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब अगर इसको परसेंटेज में निकालो तो परसेंटेज, 1000 लोगों को हम 100% मान रहे हैं, तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी अगर मानेंगे तो 100 में से 55% हम मान सकते हैं कि कैपिटल ए, और 50 कितना होगा? 45%। ये तो परसेंट में निकल आई, लेकिन हार्डी विनबर्ग क्या कहते हैं? P प्लस क्यू इक्वल टू 1। लार्ज पॉपुलेशन के लिए हार्डी विनबर्ग ने बताया था कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो इन्होंने क्या बताया? अगर 1 को 100% माने तो क्या होगा? स्केल में अगर हम 100% 100 को ना मान करके 1 को माने तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी कैपिटल ए की? कितनी? 55.55 कैपिटल ए हो जाएगा, और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0.45। और ये मिला करके क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ये मिला करके क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि हार्डी विनबर्ग ने बताया था P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया इसको कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा है, एकदम सिंपल वाली मैथ, यानी आपको कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है, बस सीधे सीधे देख लेना है कि अगर हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ऑब्वियसली 50% कैपिटल ए होंगे, 50% स्मॉल ए होंगे, और उस हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अपॉन एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी बाय अ लिगेंड बाइंडिंग टू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, फॉस्फोलाइपेज सी है जिससे कोई लिगेंड बाइंड कर रहा है, सॉरी जीपीसीआर से लिगेंड बाइंड कर रहा है, और फिर साइटोसॉल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। असल में क्वेश्चन इसी के बारे में है कि अगर कभी ऐसा होता है कि एक्टिवेशन होता है जीपीसीआर रिसेप्टर का, उसके ऊपर सिग्नल बाइंड करते हैं और फॉस्फोलाइपेज सी की सिग्नलिंग चलेगी, तो साइटोसॉल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली डायग्राम में आप देख सकते हो कि जब फॉस्फोलाइपेज सी की सिग्नलिंग चलती है, यहां पर देखो सिग्नल आकर के पड़े जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पर, यहां पर जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, जी प्रोटीन एक्टिवेटेड, जी प्रोटीन से कौन बाइंड हो गया है? जीटीपी, और जीटीपी ने फिर एक्टिवेट कर दिया किसको? फॉस्फोलाइपेज सी को। फॉस्फोलाइपेज सी जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये इनोसिटॉल फॉस्फोलिपिड को क्लीव कर देता है, और यहां से जैसे ही क्लीव करेगा तो इनोसिटॉल ट्रिस फॉस्फेट यानी IP3 ये यहां से क्लीव होंगे और फिर जाकर के किस पर लग जाएंगे? रिसेप्टर पर लग जाएंगे। रिसेप्टर, यहां पर जो रिसेप्टर दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली ये कौन है? ये कैल्शियम चैनल भी है। जैसे इस पर आकर के लगेगा कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे, और कैल्शियम चैनल खुलते ही साइटोसॉल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो साइटोसॉलिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? डी, इंक्रीज ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम inositol tris phosphate gated channel on endoplasmic reticulum as well as influx of calcium from the प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी चैनल होते हैं IP3 वाले, वहां से भी कैल्शियम आएगा
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन ग्रुप 1 विथ देयर फंक्शन इन ग्रुप 2। अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से मैच करना है, और ये आप पढ़ चुके हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसफेरिन का काम क्या है? ग्रुप 1 में ट्रांसफेरिन दे रखा है। ट्रांसफेरिन आयरन से बाइंड करता है और आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसफेरिन क्या करता है? आयरन के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। सो P को किसके साथ पेयर होना चाहिए? 2 के साथ। तो P को 2 के साथ पेयर कराएं तो ऐसा कितने ऑप्शन में है? 3 ऑप्शन में। डी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहां पेयर हो ही नहीं रहा है। इंसुलिन का क्या काम है? ग्लूकोज का अपटेक, और इंसुलिन ग्लूकोज का अपटेक कराता है, ऐसा कहां ऑप्शन में दे रखा है? वापस से 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो बात नहीं बनी। नाउ फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है? फाइब्रोनेक्टिन ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर होता है और सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन में काम में आता है। आपने अगर पढ़ा होगा फोकल एडहेरेंस जंक्शन, तो वहां पर आपने फाइब्रोनेक्टिन के बारे में पढ़ा होगा सेल सिग्नलिंग में, है ना? या सेल सेल इंटरेक्शन, सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन वाला जब आप पार्ट पढ़ते हो तो आपको वहां पर इस तरीके से बताया जाता है कि जब कोई भी सेल, ये सेल है और ये अपने मैट्रिक्स, बाहर की तरफ जो मैट्रिक्स है इससे इंटरैक्ट करती है, तो इंटरैक्शन के दौरान यहां पर आप देख सकते हो कुछ फाइब्रोनेक्टिन मॉलिक्यूल हैं जो कोलाजन से इंटरैक्ट कराने में मदद करते हैं। ठीक है, फाइब्रोनेक्टिन किससे इंटरैक्ट कराने में मदद कर रहे हैं? कोलाजन से इंटरैक्ट कराने में मदद कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? S को 3 से पेयर करा दें। S को 3 से पेयर यहां पर करा सकते हैं। यहां पर पेयर करा सकते हैं, और जो R होगा ये 4 से पेयर होगा मैक्रोग्लोबुलिन, सॉरी 4 से होगा ये बाइंड, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन कितना इजी था। इस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पूछा गया है, कहा गया है हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वेट कितना है? 65,000 डाल्टन। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 65,000 डाल्टन। किसका? हैवी चेन का। तो हैवी चेन का इन्होंने बता दिया है 65,000 डाल्टन। एक लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना बताया है? 25,000 डाल्टन। यानी एक हैवी चेन, एक लाइट चेन मिलकर के कितनी हो रही हैं? 90,000 डाल्टन। अब पूछा गया है कि अगर आपको आईजीएम का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली, ये आपको बताना है। हाँ स्वाति, मैं जो भी इसमें क्वेश्चन है ना वो सारे डिस्कस कर रहा हूं। सेल सिग्नलिंग का भी था इसमें, वो भी डिस्कस कर दिया। जो जो भी है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो इम्यूनोलॉजी का है, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, है ना? तो देखो एक लाइट चेन, एक हैवी चेन, यहां पर इस डायग्राम को आप देख के बता सकते हो। ये वाला ब्लू वाला कलर का दिखाई दे रहा है एक हैवी चेन, और येलो कलर से बनाया गया है एक लाइट चेन। इसको मिला करके हो रहा है कितना? 90,000। और आईजीएम जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामेरिक होता है, और पेंटामेरिक का मतलब इसमें कितनी हैवी चेन कितनी लाइट चेन है आप जोड़ लो, आपको पता चलेगा
इसमें टोटल 10 हैवी चेन लाइट चेन है। तो आप जब एक हैवी लाइट चेन 90,000 की होती है तो 10 लाइट हैवी चेन मिलकर के कितना मॉलिक्यूलर वेट टोटल बना लेंगी? ऑब्वियसली 90,000 इंटू 10, और 90,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 9 लाख। कितना आ जाएगा? 9 लाख। ऋषि, हां, ये सभी क्वेश्चन जूलॉजी के हैं, लेकिन आप इसमें यह देख सकते हो कि कोई टिपिकल जूलॉजी वाला क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा है ना? टिपिकल जूलॉजी वाला क्वेश्चन नहीं लग रहा है। ये सारे कॉमन टाइप के क्वेश्चन है, पर हां, ये सभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं पेपर, ये जूलॉजी का ही डिस्कस कर रहा हूं। आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 1 को वापस ग्रुप 2 से मैच कराना है, और इसमें पूछा गया है, अब इसमें आपको अगर मैच कराना होगा, अगर आप, ये टिपिकल क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। पी को इसमें मैच किसके साथ करना चाहिए? यहां पर देखो, हेजहॉग सिग्नलिंग किस में काम में आती है? हेजहॉग सिग्नलिंग आती है, इट प्लेज क्रिटिकल रोल इन फेशियल मॉर्फोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट्स एंड इट्स म्यूटेशन कॉज साइक्लोपिया। तो ये अगर आपको आता होगा तब आप कर पाओगे। हॉक्स प्रोटीन का क्या रोल है? या नॉच सिग्नलिंग के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। नॉच सिग्नलिंग का काम क्या है? इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग एट 4 सेल एम्ब्रियो स्टेज सी एलिगेंस थ्रू GLP-1 एक्सप्रेशन। ठीक है, ये नॉच सिग्नलिंग के बारे में। इसके बाद हॉक्स प्रोटीन का क्या रोल है? हॉक्स प्रोटीन का रोल है, इट रिक्वायर्ड फॉर टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन फॉर वर्टिब्रेट्स लिम्ब डेवलपमेंट। हॉक्स प्रोटीन के बारे में हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और हम कहते हैं हॉक्स प्रोटीन, ये इसके अंदर एक टी बॉक्स कंजर्व सीक्वेंस होती है, टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जिसका एक्सप्रेशन वर्टिब्रेट के लिम्ब एक्सप्रेशन या डेवलपमेंट में होता है। तो क्यू को 4 से पेयर करा दिया। अब देखते हैं कोई आंसर बन रहा है क्या इतना पेयर कराने से। क्यू को 4 से अगर पेयर कराएं तो आंसर ये वाला पेयर हो रहा है, ये वाला पेयर हो रहा है। पी को 3 से होना चाहिए था, पी 3 से पेयर हो रहा है। S1 से पेयर होना चाहिए था, S1 से पेयर हो रहा है। सही आंसर क्या होगा इसका? बी। सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है, बी। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल सा है, आपको देखने में वापस, हाँ टी बॉक्स, हाँ यस, टाटा बॉक्स, सही बात है। एन एंजाइम प्रिपरेशन, देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखो। एन एंजाइम प्रिपरेशन हैज एक्टिविटी ऑफ 2 यूनिट पर 20 माइक्रोलीटर। ये क्वेश्चन किस बारे में है? गोपाल गराई, ठीक है, मैंने, ओके, ठीक है गोपाल गराई, मैंने आपका नाम ले लिया है। अब आप पढ़ो और चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को कि एन एंजाइम प्रिपरेशन हैज एक्टिविटी ऑफ 2 यूनिट पर 20 माइक्रोलीटर। एंजाइम की एक्टिविटी क्या बताई है? एंजाइम की एक्टिविटी क्या बताई है? एक्टिविटी 2 यूनिट पर
20 माइक्रोलीटर, ठीक है। और प्रोटीन कंसंट्रेशन यानी वही एंजाइम कंसंट्रेशन, कितनी दे रखी है? 0.4 मिलीग्राम पर ml, ml में दे रखी है। पता क्या करना है आपको? पता करना है स्पेसिफिक एक्टिविटी, पता करना है आपको, यह पूछा गया है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको जल्दी से सॉल्व करो। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी का फॉर्मूला, या स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी किसको कहते हैं? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी। इसको क्या कह सकते हैं? एंजाइम एक्टिविटी, इट इज इक्वल टू एंजाइम एक्टिविटी अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है? एंजाइम एक्टिविटी अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी की। एंजाइम एक्टिविटी क्या है, कितना है? एंजाइम एक्टिविटी दे रखी है, इसकी वैल्यू, और एंजाइम कंसंट्रेशन भी दे रखी है। एंजाइम कंसंट्रेशन, अब इसको वैल्यू को पुट करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी है 2 यूनिट, एंजाइम एक्टिविटी है 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब समझते हो? यूनिट का मतलब होता है कितने माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर मिनट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। 1 यूनिट का मतलब 1 माइक्रोमोल, या माइक्रोमोल एंजाइम का पर यूनिट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एंजाइम एक्टिविटी। अब यहां पर कंसंट्रेशन रख देते हैं, कंसंट्रेशन रखते हैं यहां पर। सबसे पहले तो यहां पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दे रखा है किसके बारे में? मिलीग्राम पर ml के बारे में, और मिलीग्राम पर ml में आप कन्वर्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि कभी भी स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी अगर निकालना होगा, एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर आप निकालते हो, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन को यहां पर दे रखा है किसमें? एंजाइम कंसंट्रेशन को दे रखा है मिलीग्राम पर ml, ठीक है। निकाल लेते हैं इसको। 1 ml के अंदर, यानी 1000 माइक्रोलीटर हो गया। 1 ml के अंदर कितने माइक्रोलीटर हो गए? 1000 हो गया। यानी 1000 माइक्रोलीटर में कितना प्रेजेंट है एंजाइम? 0.4 मिलीग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 0.4 मिलीग्राम इन 1000 माइक्रो लीटर। मिलीग्राम को, 0.4 मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पर, चलो यहीं पर लिख देता हूं मैं। इसका मतलब हो गया 400 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम। 0.4 मिलीग्राम कहें या 400 माइक्रोग्राम कहें, बात एक ही है। तो 400 माइक्रोग्राम इन 1000 माइक्रोलीटर, ठीक है। अगर 1000 माइक्रोलीटर में एंजाइम की कंसंट्रेशन 400 माइक्रोग्राम है, तो फिर 20 माइक्रोलीटर में एंजाइम की कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट होगा? इन 20 माइक्रोलीटर।
एंजाइम कंसंट्रेशन कितनी होगी? अमाउंट ऑफ एंजाइम क्या होगा? 400 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग 820 आ जाएगा, क्योंकि ठीक है 20, या माइक्रोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 8 माइक्रोग्राम, यानी कितना मिलीग्राम? इसका मतलब 0.008 मिलीग्राम। तो स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी 2 यूनिट है, और अब एंजाइम की कंसंट्रेशन आपको निकल करके आ गई है कितनी? 0.008 मिलीग्राम। यानी स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी कितनी होगी टोटल? 250 माइक्रोमोल पर मिनट पर मिलीग्राम। स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी की क्या यूनिट होती है, क्या डायमेंशन, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन निकालना होगा। कंसंट्रेशन इसमें जो दे रखी है वो अलग दे रखी है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी? 0.4 मिलीग्राम पर ml में दे रखी थी। ठीक है, और आपको निकालना है एंजाइम की एक्टिविटी किस में दे रखी है? 2 यूनिट पर 20 माइक्रोलीटर, है ना। कंसंट्रेशन दे रखी है ml में, पहले उसको माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करो, और जो मिलीग्राम है उसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करो। एक बार कन्वर्ट हो गया तो फिर स्पेसिफिक एक्टिविटी वाले फॉर्मूले में रख करके आप इसको निकाल सकते हो, और ये आ जाएगी लगभग 250 माइक्रोमोल। इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। गेट में बायोलॉजी भी आता है, गेट में बायोलॉजी तो आता ही है ऑब्वियसली। तो ये था जूलॉजी का डिस्कशन, और जूलॉजी में आप देख रहे थे कि इसमें बायोकेमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन था, एंजाइम एक्टिविटी वाला। इसमें हार्डी विनबर्ग भी था, ठीक है, और इसमें सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन था, क्रोमेटिन वाला। इसके अंदर जेनेटिक्स के भी थोड़े बहुत कंसेप्ट थे। सुमन दास कह रहे हैं कि सर प्लीज अगेन। सुमन, इसको वापस से आप एक बार रिवाइज करके देखना, जब जैसे ही वीडियो चला जाएगा तो आप फिर से। अच्छा, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट कौन सा था? भी दूसरे सर का लाइव होने वाला है, तो इसलिए सुमन जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा प्लीज आप एक बार वापस से रिवाइज करके देखना, ठीक है। लास्ट पार्ट आप वापस से देख लेना, प्रोसेस करके 2 मिनट के अंदर वापस फिर से वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच भास्कर, कविता, श्वेता, सुमन, थैंक यू वेरी मच। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट पेपर जो भी डिस्कस करेंगे उसमें हम ये देख लेंगे कि कितना और इजी से इसको कर सकते हैं जो दूसरे पेपर होते हैं। तो जूलॉजी वाला पार्ट आपने देखा कि जूलॉजी वाला पार्ट कितना इजी था। सबसे इजी पार्ट मुझे तो यही लगा, क्योंकि इसके अंदर एक दो क्वेश्चन ही, 3 क्वेश्चन ही ज्यादा स्पेसिफिक थे, अदरवाइज सारे के सारे जनरल क्वेश्चन थे। लाइफ ऑफ साइंस पूछ रहे हैं कि सर कोर जूलॉजी क्लासिफिकेशन स्किप कर सकते हैं क्या? क्लासिफिकेशन से आप देखो पुराने जितने भी पेपर आप उठा करके देखोगे, क्लासिफिकेशन बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको जूलॉजी पढ़ना है तो आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी कंसेप्ट आने चाहिए, आपको एवोल्यूशन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आना चाहिए, आपको सेल सिग्नलिंग आनी चाहिए। सब कुछ अगर आपको आता है तो आप जूलॉजी कर लोगे। जूलॉजी में स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन, कोर जूलॉजी, कोर एनाटॉमी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
सुपर्णाधार, बार के लिए आप क्यों एलिजिबल नहीं है? वाई यू आर नॉट एलिजिबल? क्योंकि उसमें उन्होंने लिख रखा होगा, हो सकता है कि आपका केमिस्ट्री नहीं रहा होगा ग्रेजुएशन में, शायद इसलिए आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं क्राइटेरिया। इम्यूनो भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्यूनो इंपॉर्टेंट है। सौम्या, माइक्रोबायोलॉजी पार्ट भी डिस्कस करूंगा, बिल्कुल डिस्कस करूंगा। इसके बाद अभी सर आने वाले हैं और माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट ही डिस्कस करेंगे। कल आपका कोई दूसरा पार्ट डिस्कस होगा, तो आप देखते रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो जल्दी से कर लेना, ठीक है? लाइक कर देना। सुपर्णा, नेट या गेट क्वालिफिकेशन एसेंशियल है बार के लिए कि नहीं? इसकी पूरी की पूरी डिटेल हमारे इसी आईएफएस ऑनलाइन की वेबसाइट पर है। यहाँ YouTube पर, आप इसी चैनल के YouTube पर अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो देखने के बाद आप जाना, बार्क वाला सेक्शन है, वहां पर आपको हर एक क्वेरी को बहुत डिटेल में सॉल्व किया गया है। आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की गई हैं, ठीक है? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपका गेट आने वाला है एग्जाम, तो उसकी प्रिपरेशन करते रहना और पढ़ते रहना। थैंक यू।